हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों की कहानी है विज्ञान, युद्ध, राजनीति, नैतिकता और सबसे बढ़कर मानवता की कहानी। एक कहानी जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। यह समझने के लिए कि हिरोशिमा और नागासाकी को क्यों निशाना बनाया गया, हमें पहले उस वैश्विक संघर्ष में वापस जाना होगा जिसने 1939 और 1945 के बीच दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, दूसरा विश्व युद्ध। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान एक सामंती समाज से एक मॉडर्न मिलिट्री पावर में बदल गया। रूसो जापानी युद्ध 1905 और पहले विश्व युद्ध में जीत के बाद जापान को प्रेस्टीज और टेरिटरी मिली। हालांकि जापान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उसने प्राकृतिक संसाधनों, तेल, कोयला और रबर को सुरक्षित करने के लिए एशिया और प्रशांत पर कंट्रोल चाहा। ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर के जापान के विजन ने पश्चिमी औपनिवेशिक शासन के तहत एशियाई देशों के लिए लिबरेशन का वादा किया, लेकिन असल में इसका मतलब क्रूर विजय था। 1931 जापान ने मंचूरिया पर हमला किया। 1937 चीन पर फुल स्केल हमला, जिससे नानजिंग नरसंहार जैसी अत्याचार हुए, जहां अनुमानित 200,000 नागरिक मारे गए। जापान ने 1940 में जर्मनी और इटली के साथ ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया, जिससे एक्सिस पावर्स का गठन हुआ। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर, हवाई में अमेरिकी प्रशांत बेड़े पर हमला किया। 2400 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए, युद्धपोत डूबे, विमान नष्ट हुए। अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अचानक हमले ने एक सोए हुए विशाल को जगा दिया। अमेरिका अपनी विशाल औद्योगिक शक्ति के साथ पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर के बाद जापान ने एशिया और प्रशांत में टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। 1942 तक जापान का साम्राज्य लाखों वर्ग मील में फैला हुआ था, लेकिन जापान के तेज एक्सपेंशन को जल्द ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जून 1942 मिडवे की लड़ाई, अमेरिकी नौसेना ने 4 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो दिया, जिससे युद्ध का रुख बदल गया। 1943-44 आइलैंड हॉपिंग कैंपेन शुरू हुआ। अमेरिका ने ग्वाडलकैनाल, साइपन, गुआम और फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। भयंकर रेजिस्टेंस, कामिकेज पायलट, आत्मघाती बंजाई चार्ज और सरेंडर करने से इनकार। इवो जीमा, फरवरी-मार्च 1945 26,000 अमेरिकी हताहत, लगभग सभी 21,000 जापानी डिफेंडर मारे गए। ओकिनावा, अप्रैल-जून 1945 200,000 मौतें, जिनमें 100,000 नागरिक शामिल थे। इन लड़ाइयों ने जापान की मुख्य भूमि पर संभावित हमले की भयानक कीमत का खुलासा किया। अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल तैयार किया, जापान पर 2 फेज का हमला। अनुमानित हताहत 500,000 से 1 मिलियन मित्र देशों के सैनिक, 5-10 मिलियन जापानी मौतें। जापानी नागरिकों को बांस के भाले से हमले का विरोध करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। अमेरिकी नेताओं को एक गंभीर विकल्प का सामना करना पड़ा, एक खूनी हमला या एक नया हथियार जो युद्ध को तेजी से खत्म करने का वादा करता था। मई 1945 नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया। यूरोप आजाद हो गया, लेकिन एशिया में युद्ध जारी रहा। हिटलर की हार के साथ सभी मित्र देशों का ध्यान जापान की ओर गया। गर्मी 1945 तक स्टेज सेट था। दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार था। हिरोशिमा में एक गर्मी की सुबह, मार्केट खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। आम जिंदगी, आम लोग इस बात से बेखबर कि आसमान से क्या गिरने वाला है। सुबह 8:15 बजे आसमान एक ऐसी रोशनी से जगमगा उठा जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक शहर जल गया। 3 दिन बाद दूसरा, 2 बम, 2 शहर, लाखों जानें चली गईं। ये हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी है, वो दिन जब दुनिया बदल गई। 1930 के दशक तक जापान एक इंपीरियल पावर बन गया था और रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए एशिया भर में अपना विस्तार कर रहा था। मंचूरिया पर हमला और चीन में बड़ा युद्ध भयानक पीड़ा और क्रूर कब्जे की वजह बना। नानजिंग और दूसरी जगहों पर नागरिकों के नरसंहार ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया और संघर्ष को और कड़ा कर दिया। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर, यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिकन इंडस्ट्री ने पूरी तरह से युद्ध के लिए खुद को तैयार किया, एक ऐसी तैयारी जो किसी भी दुश्मन को पीछे छोड़ देती। 1942 की बैटल ऑफ मिडवे ने बाजी पलट दी। जापान ने 4 कैरियर और अपनी स्ट्रेटेजिक पहल खो दी। लगातार हुए आइलैंड कैंपेन ने जापान को वापस अपने होम आइलैंड्स की तरफ धकेल दिया। इवो जीमा और ओकिनावा ने आने वाली क्रूरता को दिखाया, भयंकर प्रतिरोध और चौंकाने वाली कैजुअल्टीज। प्लानर्स ने ऑपरेशन डाउनफॉल तैयार किया, जापान पर 2 तरफा हमला जिसमें बहुत बड़े नुकसान की उम्मीद थी। अनुमान सैकड़ों हजारों से लेकर लाखों कंबाइंड कैजुअल्टीज तक थे।
होम आइलैंड पर हमले के डर ने दोनों पक्षों के संकल्प को और मजबूत कर दिया। 1945 के मध्य तक यूरोप आजाद हो चुका था, सिर्फ जापान ही युद्ध में बचा था। अमेरिकन लीडर्स ने एक नए हथियार पर विचार किया जो बिना किसी हमले के संघर्ष को खत्म कर सकता था। यह फैसला इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा। 1938 में न्यूक्लियर फिशन की खोज ने एक डरावना वादा किया, एटम से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। साइंटिस्ट्स ने रूजवेल्ट को वार्निंग दी, जिसके बाद एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू हुआ एक बॉम्ब बनाने के लिए। लॉस एलामोस, ऑक रिज, हैनफोर्ड, ये पूरे शहर एक ही मिशन के लिए बनाए गए थे। ओपेनहाइमर और जनरल ग्रोव्स जैसे लीडरों ने साइंस और मिलिट्री पावर को एक साथ लाया। दो डिजाइन सामने आए, एक यूरेनियम गन टाइप और एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस। टेक्निकल चैलेंज सिर्फ डिजाइन नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर फिसाइल मटेरियल बनाना भी था। 16 जुलाई 1945, ट्रिनिटी। पहले टेस्ट में एक तेज धमाका और एक मशरूम क्लाउड बना। बाद में गवाहों ने ओ और ड्रेड रिकॉर्ड किया। ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का जिक्र किया। कई साइंटिस्ट्स ने डेमोन्स्ट्रेशन बनाम यूज पर बहस की। कुछ ने संयम बरतने को कहा, लेकिन हथियार अब बन चुका था और मिलिट्री प्लानर्स इसकी पॉसिबिलिटीज पर विचार कर रहे थे। सवाल अब कर सकते हैं नहीं, बल्कि करेंगे था। जुलाई 1945, पॉट्सडैम में मित्र देशों के नेता मिले। ट्रूमैन को पता चला कि एक नया हथियार तैयार है। सलाहकारों ने एक बम प्रदर्शन के अनिश्चित प्रभावों के मुकाबले आक्रमण से होने वाले नुकसान का आकलन किया। समर्थकों ने तर्क दिया कि एक सीधा हमला युद्ध को समाप्त करके मित्र देशों और जापानियों की जान बचाएगा। दूसरों को चिंता थी कि प्रदर्शन विफल हो सकता है या राजनीतिक मकसद, सोवियत संघ को संकेत देना, इसमें शामिल थे। ट्रूमैन ने बिना किसी सार्वजनिक बहस के जापान के खिलाफ इसके इस्तेमाल को अधिकृत किया, एक ऐसा निर्णय जो पीढ़ियों तक गूंजेगा। हथियार साफ कर दिया गया था, लक्ष्य चुने गए थे, मिशन शुरू कर दिए गए थे। हिरोशिमा को मिलिट्री कमांड और लॉजिस्टिक्स सेंटर के तौर पर चुना गया था, जो काफी हद तक सही सलामत था ताकि डैमेज को मापा जा सके। 6 अगस्त को लिटिल बॉय को लेकर एनोला गे ने उड़ान भरी। 8:15 पर बम शहर से करीब 600 मीटर ऊपर फटा। एक अचानक तेज रोशनी वाला धमाका, एक आग का गोला, शॉकवेव और मशरूम क्लाउड। ग्राउंड जीरो के कुछ किलोमीटर के अंदर ही तबाही मच गई। तुरंत करीब 70,000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, कई जल गए या कुचले गए। गर्मी और रोशनी ने इंसानों के साए पत्थरों पर उकेड़ दिए। धमाके का भयानक सबूत। बचे हुए लोगों ने बताया कि उनकी खाल उतर गई थी, बाल गायब थे और बारिश ने कपड़ों को काला कर दिया था। अस्पताल ढह गए, घायलों को कहीं सहारा नहीं मिला। डॉक्टर कम थे, सामान की कमी थी। पहले अजीब बुखार और खून बहने की वजह समझ नहीं आई। रेडिएशन एक अनजान दुश्मन था। आग एक तूफान में बदल गई, मोहल्लों को निगल रही थी और बचाव के काम को मुश्किल बना रही थी। अंदरूनी दायरे में सिर्फ राख और मुड़ा हुआ लोहा बचा था। मैंने लोगों को देखा जिनकी खाल उनके हाथों से लटक रही थी, एक बचे हुए व्यक्ति ने बाद में याद किया। कई लोग जलने को ठंडा करने के लिए नदियों में भागे, लेकिन अंदरूनी चोटों से धीरे धीरे मर गए। साल के अंत तक हिरोशिमा के 350,000 निवासियों में से करीब 140,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान था। हिरोशिमा का तबाह हुआ गुंबद एक खामोश गवाह बना हुआ है। उसके बाद के हफ्तों और महीनों में जो लोग बच गए थे उनको जलने, इन्फेक्शन और रेडिएशन की बीमारियां हो गईं। रेडिएशन ने बोन मैरो को नुकसान पहुंचाया, जिससे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और बाद में कैंसर हो गए। इस हमले के बाद के सालों में ल्यूकेमिया और दूसरे कैंसर बढ़ गए, जिससे कई लोग नहीं बचे। जो बच्चे बचे हुए लोगों के हुए, उनको कभी कभी डिफॉर्मिटीज और बीमारियां हो जाती थी। हिबाकुशा ने याद दिलाने और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए आवाज उठाई। हर अगस्त जो लोग बच गए थे और उनके बच्चे याद करने के लिए और फिर कभी नहीं की गुहार लगाने के लिए इकट्ठे होते हैं। हिरोशिमा को एक मॉडर्न सिटी में फिर से बनाया गया, भले ही कई निशान अभी भी दिखाई नहीं देते थे। तुरंत बाद फोटोग्राफ्स और रिसर्च को पब्लिश करना बहुत कंट्रोल में था। बचे हुए लोगों ने अपनी कहानियां पूरी दुनिया को बताईं, जिससे स्टैटिस्टिक्स को एक इंसानियत मिली और उन्होंने अबोलिशन की गुहार लगाई। उनकी गवाही अभी भी इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिरोशिमा को कैसे याद करते हैं। 9 अगस्त 1945, कोकुरा प्राइमरी टारगेट था, लेकिन बादलों और धुएं की वजह से नागासाकी पर डाइवर्ट करना पड़ा। मेजर चार्ल्स स्वीनी फैटमैन लेकर बॉक्सकार उड़ा रहे थे, जो एक और कॉम्प्लेक्स इम्प्लोजन डिवाइस थी। फैटमैन उराकामी वैली के ऊपर फटा, जिससे तबाही अजीब तरीके से फैल गई। हालांकि इलाके की वजह से धमाके का असर कुछ दिशाओं में कम हुआ, फिर भी तबाही बहुत ज्यादा हुई। तुरंत हजारों लोग मारे गए। साल के आखिर तक
लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। नागासाकी के सर्वाइवर्स को भी हिरोशिमा के लोगों जैसी ही लंबी बीमारियां और सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ा। नागासाकी के कैथोलिक समुदाय ने अपना कैथेड्रल खो दिया। समय के साथ समुदाय ने इसे फिर से बनाया, जो उनकी रेसिलियंस का सबूत था। आज नागासाकी के पार्क और म्यूजियम यादों को संजोते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। दोनों बॉम्बों और सोवियत संघ की युद्ध की घोषणा ने जापान की स्ट्रैटेजिक सोच को बदल दिया। एक हफ्ते के अंदर 2 बार ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और युद्ध खत्म होने वाला था। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने मंचूरिया पर हमला किया, एक ऐसा डेवलपमेंट जो बॉम्बों जितना ही असरदार था। पूरी तरह से खत्म होने के डर से सम्राट ने बीच बचाव किया, लोगों को बचाने के लिए सरेंडर एक्सेप्ट करने की अपील की। 15 अगस्त को हिरोहितो ने देश को संबोधित किया। कई जापानियों ने पहली बार अपने सम्राट की आवाज सुनी। पूरी दुनिया में लोगों ने युद्ध खत्म होने का जश्न मनाया। राहत के साथ साथ हैरानी और दुख भी था। जापान को एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी का सामना करना पड़ा। खाने की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढहना, लाखों लोग बेघर। कब्जे के दौरान सेंसरशिप और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के बीच रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 1945 के आखिर तक हिरोशिमा में लगभग 140,000 और नागासाकी में 70,000 मौतें हुईं। ये आंकड़े बढ़ते रहे। हर आंकड़े के पीछे परिवार टूटे हुए थे, जिंदगियां रुक गई थीं, भविष्य बदल गए थे। शहर फिर से बने, मेमोरियल बनाए गए, लेकिन अगस्त के उस हफ्ते की यादें वर्ल्ड हिस्ट्री का सेंट्रल पार्ट बनी हुई है। एटॉमिक वेपनों का इस्तेमाल आने वाले दशकों पर एक लंबी छाया डालेगा। ऑलमोस्ट तुरंत लोगों ने पूछा, क्या यह जरूरी था? क्या सिटियों को टारगेट करना मोरल था? आर्गुमेंट 1, इसने युद्ध को छोटा कर दिया और जानें बचाईं। आर्गुमेंट 2, जापान सरेंडर के करीब हो सकता था। पॉलिटिक्स का इसमें रोल था। हिस्टोरियंस मिलिट्री नेसेसिटी वर्सेस सोवियत यूनियन को जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग पर डिबेट करते रहते हैं। कई साइंटिस्ट्स ने अफसोस जाहिर किया। ओपेनहाइमर के शब्द क्रिएशन के मोरल वेट को कैप्चर करते हैं। 1945 के बॉम्ब्स ने आर्म्स रेस शुरू की। कोल्ड वॉर के 1 दर्जन हजार वॉरहेड्स ने जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। ट्रीटीज और मूवमेंट्स ने प्रोलिफरेशन को लिमिट करने की कोशिश की। ऐसे एफर्ट्स जो आज भी जारी हैं। सर्वाइवर्स एक्टिविस्ट बन गए, पीस के मैसेज को वर्ल्ड फोरम्स तक ले गए। आज हजारों वॉरहेड्स बाकी हैं। न्यूक्लियर यूज का रिस्क एक ऑनगोइंग ग्लोबल कंसर्न है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ग्रेव्स और स्कूल्स हैं। इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें क्या नहीं दोहराना चाहिए। उनकी मेमोरी सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, यह एक मोरल वार्निंग है। हम ये कहानियां इसलिए बताते हैं ताकि मरे हुए लोगों को याद रखा जाए और जिंदा लोग एक अलग रास्ता चुने। एटॉमिक बॉम्बिंग ने एक युद्ध खत्म किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक दौर शुरू किया, फिर कभी नहीं। हिरोशिमा के सिर्फ 3 दिन बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया था, और इसलिए एक और शहर एटॉमिक बम का टारगेट बन गया, नागासाकी। नागासाकी एक बड़ा पोर्ट सिटी था। ये एक इंडस्ट्रियल हब था। यहाँ शिपयार्ड्स थे, आर्म्स फैक्ट्रीज और स्टील वर्क्स भी। असल में कोकुरा प्राइमरी टारगेट था, लेकिन खराब मौसम और धुएं से विजिबिलिटी कम हो गई थी। बॉम्बर ने नागासाकी को सेकेंडरी टारगेट के तौर पर चुना। युद्ध में किस्मत बादलों से तय हो सकती है, और नागासाकी के लिए किस्मत 9 अगस्त 1945 को तय हुई थी। डेट 9 अगस्त 1945। एयरक्राफ्ट बॉक्सकार, एक और B-29 बॉम्बर। पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी। बम फैटमैन, प्लूटोनियम बेस्ड, लगभग 21 किलोटन। फैटमैन प्लूटोनियम बेस्ड था और हिरोशिमा के लिटिल बॉय से ज्यादा पावरफुल था। इसका यील्ड करीब 21 किलोटन था। टाइम 11:02 AM। फैटमैन उराकामी वैली के 500 मीटर ऊपर फटा। पहले ही ब्लास्ट में हाइपोसेंटर के चारों ओर करीब 1.5 मील का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। गर्मी हजारों डिग्री तक पहुंच गई थी, जिससे हर ज्वलनशील चीज जलने लगी थी। मशरूम क्लाउड करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक उठा। वैली ने फायर स्टॉर्म को रोक लिया। कुछ ही मिनटों में नागासाकी नर्क में बदल गया। करीब 40,000 लोग तुरंत मारे गए। पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह हो गए। उराकामी का कैथोलिक कैथेड्रल, जो कभी एशिया का सबसे बड़ा था, तबाह हो गया। बचे हुए पीपलों ने राख बरसाते हुए लाल काले आसमान के बारे में बताया। मुझे जमीन पर फेंक दिया गया। मेरे कपड़े चले गए थे, मेरी स्किन जल गई थी। शहर चला गया था जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। लोग खुद को नदियों तक घसीटते हुए ले गए। उनके शरीर में छाले पड़ गए थे और वो काले पड़ गए थे। बच्चे भटक रहे थे, अपने उन पेरेंट्स को बुला रहे थे जिन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड थे, डॉक्टर्स लाचार थे। आने वाले दिनों में रेडिएशन पॉइजनिंग से हजारों और जानें चली गईं। लॉन्ग टर्म टोल दशकों तक चलता रहा। 1945 के आखिर तक
करीब 70,000 लोग मारे गए थे। बाद में हजारों और लोग कैंसर, ल्यूकेमिया और बर्थ डिफेक्ट से मारे गए। बचे हुए पीपलों को नौकरी, शादी और सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। 3 दिन के अंदर 2 एटॉमिक बम ने दुनिया को हिला दिया। 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने सदियों की परंपरा को तोड़ते हुए सीधे जापानी पीपलों को संबोधित किया। हमें एंड्यूर ये सहन करना होगा और सरेंडर स्वीकार करना होगा। जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। एटॉमिक बम का दौर शुरू हो चुका था। इंसानियत ने ऐसी शक्ति को आजाद कर दिया था जो सभ्यता को खत्म कर सकती थी। नागासाकी ने खुद को फिर से बनाया, लेकिन कभी भूला नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ शहर नहीं है, वे चेतावनी है। वे हमें बताते हैं कि क्या होता है जब इंसान एटम की शक्ति को विनाश के लिए इस्तेमाल करता है।